अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन कशीदगी या तनाव इसे कहना चाहिए, ये बढ़ता जा रहा है और अब एक दूसरे पर बराह रास्त तनकीद शुरू हो गई है, आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई अगर वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत दो होता है तो कभी कुछ और हो जाता है। फैसल करीम कुंडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि एक जमात कह रही है कि इलेक्शन जनवरी या फरवरी आ दें। कुछ पार्टियां हमेशा बेसाखियों की तलाश में रहती हैं। अगर कोई आपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे, क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं। जब कोई अपने नजरिए से भागा है तो हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। अभी माजी करीब में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार पे आए। सिंध में वेलकम करते हैं, वो उनका भी सिंध है, हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान किसी का है। फिर हम भी अपनी पार्टी से यही कहेंगे कि हम भी जो अलायंस बनाएंगे, नए अलायंस बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, हम KP में बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा पेश करने के लिए और कुछ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा सिफर बटा सिफर ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की जानिब से इस बयान की मजम्मत की गई है। इससे पहले गुज़श्ता रोज साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने मौजूदा निगरान हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करार देते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनकी बीमारी के मामले पर भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी के माबैन सोशल मीडिया पर बयानबाजी की गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन ये मामलात क्यों हैं और क्यों ये बयानात अब बराह रास्त हो गए हैं, एक तो इस पर बात होगी। दूसरा, सियासी जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इन दोनों हवालों से बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, मुआविन खुसूसी रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पिछली कैबिनेट में भी थे, बड़े करीब से मामलात को आपने देखा है पिछले 16 महीने में चलते हुए। ये क्या हुआ, बयानबाजी इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त क्यों शुरू हो गई है? मेरा ख्याल है इलेक्शन की आमद पे हर जमात ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना होता है और हमारे मुल्क की रवायत ये रही है अनफॉर्चुनेटली कि तलखी को बड़ा पसंद किया जाता है। लोगों में तलखी का अमल बड़ा पॉपुलर होता है। आप भी अगर गाली गलौज का माहौल, लड़ाई कड़ाई का माहौल आ जाए तो मीडिया भी उसको बड़ा उठा के बयान कर देता है। और अगर कोई बड़ा अच्छे आपको गुफ्तगू कर रहा हो या कोई अच्छे लेक्चर दे रहा हो या कोई बंदा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई सही बयान दे तो उसको जरा कम कवरेज मिलती है। ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। तो अब देखना यह है कि हमारी जमातों के अंदर भी ये पुराने माजी का ये एक हैंगओवर है, इससे अब निकलना चाहिए। हमें चाहिए, ये ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम अपनी अपनी कारकर्दगी, लोगों ने माजी में मुस्लिम लीग की हुकूमत भी देखी है, लोगों ने माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी है, लोगों ने माजी में PTI की हुकूमत भी देखी है। अब तीनों जमातों के मेजर कंटेंडर हैं, उनकी हुकूमतें देख ली है। JUI की हुकूमत भी लोगों ने देखी है। सो अब लोगों के पास फेयर जजमेंट का एक अपना मौका है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज, अपने अपने कारकर्दगी लोगों के सामने बयान करें और अपना मुस्तकबिल का एजेंडा दें। शायद दूसरे को गालियां देने से, लेकिन कारे साहब, एक इल्जाम
एक इल्जाम ये लगाया जाता है और ये तासुर दिया जाता है जैसे पीपल्स पार्टी को गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। इलेक्शन के मामले पर देख लें, दोनों हवालों से मैं पूछना चाहता हूं। पहले जरा इलेक्शन के हवाले से पूछ लूं, फिर इससे हवाले से पूछता हूं कि बिलावल साहब की एक पॉलिसी है और जरदारी साहब जो है वो दूसरी पॉलिसी जो है वो उसकी बात करते हैं। क्या ये पॉलिसी में कंफ्यूजन है या ये जो तासुर है गुड कॉप बैड कॉप का, क्या यही बात है? आप ये फरमा दीजिए, गुड कॉप बैड कॉप बनने से कोई बेनिफिट लेना होगा ना। ये जो पॉलिसी इख्तियार की जाती है ये पॉसिबल है, मैं इसके होने से इनकार नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके होने के लिए इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए ना। अगर बिलावल साहब की और जरदारी साहब की गुफ्तगू में, उनके बयान में, उनके बयानिए में कोई फर्क है तो फिर उसका कोई पीपल्स पार्टी के लिए फायदा होना चाहिए। क्या जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो मर्दमशुमारी है तो उसके मुताबिक हल्का बंदियां करके जल्दी इलेक्शन कराया जाए, और बिलावल साहब कह रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। दोनों आईनी तकाजे हैं, दोनों मुल्क के अंदर इस वक्त राइज बहस है। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारी जमात का मौकफ आज भी यही है, लेकिन अगर इलेक्शन 90 डेज में होते हैं तो, और अगर इलेक्शन फर्ज करें जनवरी फरवरी में होते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी का नफा नुकसान क्या हो जाएगा? इससे बिलावल साहब और जरदारी साहब की गुड कॉप बैड कॉप का पाकिस्तान के लोगों को क्या ऐसा मैसेजिंग होगी? अच्छा, और नून लीग के हवाले से क्या, एक तो कायरा साहब आपने खुद ही पहले बात कर दी थी, आपने कहा था इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या नून लीग के हवाले से भी इसी वजह से बयानात हो रहे? मैंने तो कहा कि तलखी होती है, वो हमें इसी तरह बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे लोग उनको इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, और इसका कोई हासिल नहीं है। लोग पाकिस्तान के अब अपने मसाइल की तरफ देखना चाहते हैं। माजी में हमारी हुकूमतों ने जो जो काम किए हैं हम उसकी तमसील दे के पाकिस्तान के लोगों को मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड दे, जिसको लोग पसंद करेंगे लोग उसको वो वोट दे लेंगे। कार साहब, ये बिलावल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में 2013 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया गया और उसमें चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जनरल पाशा शामिल थे और एक सियासी जमात भी इसका हिस्सा बनी। क्योंकि आप पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, पीपल्स पार्टी की जो सियासत रही है, ये बातें तो बड़ी बराह रास्त हो रही हैं और ये कोई रहनुमा भी नहीं कर रहे, ये तो आपकी पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। की गुजारिश है 2002 हो, क्या पीपल्स पार्टी को तोड़ा नहीं गया, पैट्रियट नहीं बनाया गया? 2008 में हमें प्रेशर में नहीं रखा गया? 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों को पीपल्स पार्टी छुड़वा के क्या पीटीआई में और दीगर जमातों में नहीं भेजा गया? 2018 में क्या हमारे लोगों को तोड़ के पीटीआई में नहीं भेजा गया? अगर तो ये नहीं हुआ तो फिर हम आप कह लीजिए कि हमारा नुक्ता नजर गलत है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम अपना बयानिया दे रहे हैं। आपके पास हो सकता है इससे मुतबादल कोई खबर हो, सो हमें अपना बयानिया देने में तो कोई रुकावट नहीं है ना। अगर माजी में हमारे साथ ये हुआ है, 13 में भी हुआ है, 8 में भी हुआ है, ये नहीं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं, हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ और वो इलेक्शन लेट कर दे। 2002 में हम मेजोरिटी में होते हैं, हमारे 21 लोग तोड़ के हुकूमत बना दी जाती है। सिंध में हमारी हुकूमत बन रही होती है, वहां से हमारे लोग तोड़ के सिंध में गवर्नमेंट खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह पंजाब के अंदर हमारे लोग तोड़ के बाकायदा पीटीआई में शामिल किए गए, बाकी जमातों में किए गए। 2018 में यही तो कह रहा हूं ना, पीपल्स पार्टी अगर टूटी है या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक गया है तो उसकी बेनिफिशियरी तो पीटीआई थी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कहां पर किरदार नजर आता है आपको? देखिए, सवाल यह है, हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग नून ना से उस वक्त काफ आ गई थी, लेकिन बहुत सारी जमातें खेलती रही जी माजी में। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो मैंने उससे पिछली मिसालें दूं तो जहां तक चाहेंगे मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों की मिसालें दे देता हूं। हम जीतते हैं, हमें हुकूमत देने के लिए पहले तलवार रख के हमसे बनवाया जाता है कि आपकी ये शराइत है, तब आपको हुकूमत देते हैं। हमारी हुकूमत 18 महीने के बाद फारग कर दी जाती है। किन इल्जामात पे? हमें कहा जाता है कि फला फला बंदा अपने नौदे पे लेना। ये खुली तारीख है इस मुल्क की। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं
वो पीपल्स पार्टी का बयानिया है और हकायक पे मबनी है। आपका नुक्ता नजर इससे मुख्तलिफ है, बिल्कुल हो सकता है, किसी और का और हो सकता है। ठीक। और अब निगरान हुकूमत के हवाले से कारी साहब, सीईसी में भी बात हुई। क्यों ये पीपल्स पार्टी को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर नून लीग को फेवर दी जा रही है, या एक लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा रहा कम से कम? मैं आपसे ये अगर काउंटर सवाल कर दूं कि आप मुझे तसल्ली से ये कह सकते हैं कि हमारा मौक़िफ़ गलत है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुना है वहां पर नाम लिए गए हैं जिनमें आज चीमा का, फवाद हसन फवाद का, उमर। नहीं, मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, आप बता दें मुझे क्या बात क्या हुई है वहां पर। मैं वो भी बताता हूँ। देखिए ना, सवाल ये है कि आप, मेरा जवाब मुझे मिल गया, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अर्ज ये है कि मुस्लिम लीग से करीबी जो जिन लोगों के ताल्लुक थे वो केयरटेकर गवर्नमेंट में यहाँ पे भी एडजस्ट हुए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, और आजकल जो हम ग्राउंड पे चीजें देख रहे हैं उसके भी असरात हमें, कुछ चीजें वो होती हैं जो बयान करने के हासिल नहीं है। अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जो मियां साहबान के बहुत करीब में रहे। जब ये कैबिनेट बनी उस वक्त भी आप लोगों ने तबसरे किए ना। आप फाहद चीमा साहब बड़े लायक आदमी, बड़े क्रेडिबिलिटी वाले, बड़े मामला फहम आदमी है। फवाद हसन फवाद बहुत लायक अफसर है, बड़े, उनका बड़ा शानदार करियर रहा है, कोई एतराज नहीं है। इस वक्त उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहब, बहुत, डॉक्टर फकीर साहब बड़े काबिल आदमी, मैं जाती तौर पर उनके साथ 1.25 साल काम किया है, पहली दफा किया है, वो बड़े काबिल आदमी है। लेकिन जब उनका, इसी तरह बाकी कुछ और भी ब्यूरोक्रेसी, जब उनका ताल्लुक आप भी गिनते हैं, मीडिया वाले भी, हम भी गिनते हैं, लेकिन अब फवाद साहब की जो एंट्री हुई है या उनको जो, उससे ये सवाल और ज्यादा खड़े हो गए। तो ये ना होता तो ज्यादा बेहतर था। फवाद हसन फवाद वजीर न भी बनते हैं तो वो पाकिस्तान के एक मारूफ आदमी है, मारूफ ब्यूरोक्रेट है, लेकिन मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी से, उनकी काबिलियत से कोई शक नहीं। मुझे फवाद चीमा साहब से कोई शक नहीं। इसी तरह के कुछ और नाम भी हैं जो वज़रा भी हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो ये एक तासर है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ भी है, मीडिया भी यही बातें कर रहा है। इसलिए जब मैंने आपसे पूछा तो आप भी इस पे खामोश हो गए। जी। और कारी साहब, लास्टली ये बताइएगा, ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आपको लगता है निगरान हुकूमत ये मामलात संभालने की सलाहियत रखती है? और ये इजाफे की जिम्मेदारी एक तरफ पीटीआई पर डाली जा रही है, लेकिन अवाम तो सफर कर रहे हैं इस इजाफे के नतीजे में। देखिए, पीटीआई पे डाली जाए या किसी पे डाली जाए, एक तसलसल की पॉलिसियों का और इशू है। एक बात याद रखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम की जिंदगी में इतनी आग पहले ही लगी हुई है, मजीद गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। यकीन जानिए, मेरे जैसा सफेदपोश बंदा भी अब सोचने पे मजबूर हो गया है कि मेरी गाड़ी का तेल अब इतना महंगा है, मैं कैसे अफोर्ड करूं। यानी मुझे अब बजटिंग दोबारा अपने री बजट करना पड़ रहा है अपने आप। सो अगर मेरा ये आलम है तो मेरे मुलाजमों का क्या हाल होगा, बाकी आम आदमी, गरीब आदमी का क्या हाल होगा, मुझसे नीचे जो करोड़ों लोग हैं उनका क्या हाल होगा। सो बिलाशुबह इसमें कोई शक नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा बोझ अवाम पे आया है। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो आपके मुआहदे हैं, और जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें चढ़ी हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान ये रिलीफ दे सकती है? क्या इनके पास कैपेसिटी है? बल्कि यहां तक मुझे कह लेने दीजिए, मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं, मैं अवाम के साथ हूं, लेकिन ये गवर्नमेंट भी हमारी है ना। ये तो सवाल बहरहाल करना चाहिए ना, आपको भी और मुझे भी। और लोगों को, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हुकूमत ने बम मार दी, हम कह रहे हैं कि फलां जिम्मेदार है, लेकिन ये तो देखना होगा ना कि इस हुकूमत ने अगर ये मुआहदे जो किए हैं उसकी पासदारी न करे, और फर्ज करे आज IMF को बागी होके कह दे कि जी थैंक यू वेरी मच, हम आपकी बात नहीं मानते, तो क्या गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें चढ़ी है वो बर्दाश्त कर? राइट। बहुत शुक्रिया कमरजमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। भी एक ब्रेक लेते हैं, आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारी कर रही है। लंदन में उनकी वापसी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर मुशावरत हुई और जबकि मरीम नवाज पाकिस्तान में उनकी वापसी के लिए तैयारियां कर रही हैं। नैब तरामीम की वापसी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद भी क्या ये वापसी मुमकिन हो सकेगी? खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। जबकि दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस भी दे दी है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने के लिए तलाल चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलाल चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइएगा ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है? अब ऐसा लगता है कि बात सिर्फ इशारों के नाइयों तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त एक दूसरे से मुतालिक बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान नजर साहब, दरअसल पार्टी और बिलावल साहब नॉन इशू को इशू बनाकर इस इलेक्शन का इशू बनाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि एक पाकिस्तान के सख्त मसाइल जो है वो इशू होना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी, गरीब की रोटी, गरीब और महंगाई जो है ये इशू है। तो इस इशू की बजाय वो एक और इशू बनाकर जो नॉन इशू है, और वो चाहते हैं कि ये इंतखाबात से पहले माहौल को जरा गर्म किया जाए और नून लीग को पुकारा जाए, ललकारा जाए, पंजाब में इनके मद्दे मुकाबल अपने आप को पोजीशन किया जाए। असल में पंजाब में वो नून लीग के मद्दे मुकाबल तो दूर की बात, बहुत दूर है हमारे से जो इंतखाबी नताइज के हवाले से। और सो हम कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहते, कोई हम नहीं चाहते कि हम उनके इस तरह के बयानात का जवाब दें, बल्कि हम चाहते हैं कि डिबेट होनी चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल पर, इस वक्त कौन हल कर सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ा बराह रास्त बातें की और 2013 के इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जनरल पाशा और एक सियासी जमात ने जो है वो हमें आउट किया, पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है वो तोड़ा गया। पंजाब की सियासत के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा। तो क्या वाकई 2013 में आप को लगता है ये हुआ होगा और पीपल्स पार्टी को इसी तरह से जो है वो कॉर्नर किया गया? देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं तो मैं फिर डिबेट तो फिर शुरू होगी मुशर्रफ के एनआरओ से और बहुत सारी चीजें हैं। हम इस डिबेट से निकल के दूसरी डिबेट पे आए। पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज का हल क्या है, कौन कर सकता है, किस जमात में एबिलिटी है, किस जमात को ये के पास ऐसी टीम और ऐसा एजेंडा और ऐसा प्लान है कि पाकिस्तान के इतने बड़े मसाइल, गंभीर मसाइल, इकोनॉमी के, गरीब की रोटी के, वो मसाइल कौन हल करता है, इस पे डिबेट करें। और दूसरी डिबेट एक और कर लें, किसने क्या परफॉर्म किया है। गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी बहुत ज्यादा देर रही है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जिस पार्टी ने की है वो पीपल्स पार्टी ही है जमातों में, वो सिंध हो या पाकिस्तान के वफाक हो। तो इसी तरह दूसरी पार्टियों ने भी की है, पीटीआई ने भी की है। आए पेशावर, लाहौर और कराची का मुकाबला करते हैं, पंजाब के भी, बलोचिस्तान में हुकूमतों का, सिंध की हुकूमत को, ये सब मुकाबला करते हैं। ये देखें, परफॉर्मेंस का तकाबल एक जायजा होना चाहिए उसमें, और दूसरा होना चाहिए कि जो मसाइल है वो हल कौन कर सकता है, आए कौम के सामने रखें। अच्छा, मगर माफ कीजिएगा तलाल चौधरी साहब, ये मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से क्या फर्क पड़ेगा मुस्लिम लीग नून की सियासत पे, और ये नैब तरामीम का जो है वो कलदम करार दिया जाना, क्या कहीं ये मामला तो उनकी वापसी की राह में हायल नहीं होंगे, उनके रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके भी केसेस अब दोबारा खुलेंगे? देखिए, कोई हमें परेशानी नहीं है, और हमने तो ये नैब कानून जो है मुशर्रफ दौर में, जब पूरा एक काला कानून जो था और काला कानून बनाने वाला भी अरूज पे था, वो उस वक्त भी हमने इसको इसके सामने क्या कहते हैं कहा है। फिर उसके बाद उनके शागिर्द इमरान खान के होते हुए भी ये सारा बर्दाश्त किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं, ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया बनता है कि 50,000 का भी हिसाब होना चाहिए, करें आप हिसाब, और लेकिन हमें कोई डर खौफ नहीं है। मगर मामला सिर्फ इतना है कि क्या पार्लियामेंट की हैसियत 2 जजों का बेंच है? अच्छा, कि जिस दिन आप उठाएं और उठाकर बाहर फेंकेंगे, ये तो किसी ने नहीं उठा के बाहर फेंकी कि जो पार्लियामेंट ने
पर्क्स और प्रिविलेजेस अदलिया के जज साहबान को दी हुई हैं, उस पर तो किसी ने कभी कोई बात नहीं की। या और बहुत सारे कवानीन हैं। और देखिए, गुजारिश ये है, ये पिक एंड चूज करना या पार्लियामेंट को ये कहे कि वो शायद सबॉर्डिनेट अदारा है, नहीं, पार्लियामेंट को अगर कानून कोई बना सकती है तो वो तब्दीली कर सकती है, ये उसी का दायरा इख्तियार में आता है। तो ये रेस ना शुरू की जाए कि पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाए। अच्छा, लेकिन क्या नून लीग को कोई फेवर दी जा रही है ये निगरान सेटअप के अंदर? क्योंकि ख्याल ये भी है, और पीपल्स पार्टी के तो सीईसी में भी ये बात हुई कि नून लीग के बड़े करीबी लोग हैं जिनको निगरान हुकूमत में जो है वो शामिल किया गया है, और ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर एक उल्टी बात है कि अब कोई कीमतें बढ़ती हैं तो वो भी हमारे साथ टैग कर दी जाती है, हालांकि निगरान हुकूमत है। इधर तो ये कहते हैं कि फेवर वो हमें कर रही है। कौन सी बात सच्ची है? इतनी निगरान हुकूमत हमारे हाथ में हो तो ये कम अज कम ये जो पेट्रोल बम और दूसरे गिर रहे हैं इसको रोक लें हम। और दूसरी बात ये है, ये सारी देखिए मामला ये चीजें इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। जरदारी साहब ने कहा है कि उन्हें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर। अगर एतमाद है तो उनके पास जाएं, और अगर कहीं कोई मामला है तो सामने रखें। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, क्या तमाम जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? और क्या ये तो नहीं कि नून लीग के लिए कोई और ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है? रहमान नजर साहब, ये सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात नून लीग ने की है, हम हमेशा करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ही होनी चाहिए। और अगर चंद अफसरान सिंध से बदले गए हैं या वहां पर न्यूट्रल लोग लगाए गए इलेक्शन कमीशन की तरह से, या वो वजीर आला जो कि खुद मुंतखब किया है पीपल्स पार्टी ने, अगर उसने कोई इकदाम किए हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किए होंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वो वाला लेवल जो कि किसी और को फायदा देता है, नहीं। मेरा ख्याल लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तो फिर होना चाहिए जो सबके लिए जैसा हो। हम इसके लिए तैयार है, कारकर्दगी का मुकाबला करें, लोगों के मसाइल कौन हल कर सकता है इस पे बात करें। ये गाली गलौज इल्जाम हम इस पे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी। ये भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ बात होगी मईशत की और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों की। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का होशरुबा इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत अब 331 रुपए 38 पैसे तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया और नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गए। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों में रद्दोबदल का यह फैसला किया है। अब इस हालिया इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। पहले से महंगाई के हाथों सताए हुए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सियासी जमातों का भी रद्दअमल सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत के इस फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर तनकीद की है और फैसल करीम कुंडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत बड़ा इजाफा है। जमात इस्लामी ने तो गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया है। अब गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने यह कहा था कि मौशी बहाली के कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं और कोशिश है कि अपने अखराजात कम करके रेवेन्यू बढ़ाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत ने एक बार फिर सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। क्या ये इजाफा वाकई नागुज़ीर है? क्या इसका जवाज है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और मोहम्मद सोहेल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। मोहम्मद सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब, हुकूमत कहती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना जरूरी है, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है, यही वजूहात आपको नजर आती है? कुछ और भी वजह है इस इजाफे की? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल जो
कीमतें बढ़ी हैं उसका जो ब्रेक डाउन है और हम देख भी रहे हैं पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों में कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इनफैक्ट $94 हो गई हैं अभी। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 15 रोज में रुपए की कदर भी बड़ी शदीद गिरी थी, फिर कुछ रिकवर जरूर हुई है मगर पूरी रिकवर नहीं हुई। तो हुकूमत ने एक प्राइसिंग फार्मूले के तहत इसको बढ़ाया है। अलबत्ता इसमें तकरीबन ₹1 के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनका मार्जिन भी बढ़ाया है, बट वो सिर्फ ₹1 है और वो भी एक कमिटमेंट थी हुकूमत की कि उनको हम इजाफी मार्जिन देंगे। तो ये जो है हुकूमत का क्लेम बज़ाहिर सही लगता है कि चूंकि दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं तेल की और पाकिस्तान के रुपए की कदर गिरी है, जिसकी वजह से जो तेल और डीजल है वो 330 हो गए। कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जो कैलकुलेशन आई है पेट्रोल पे जो IMF की कंडीशन है उस हिसाब से ₹60 और डीजल पे ₹50, जो पहले भी हुकूमत पिछले फोर्टनाइटली में भी ले रही थी PDL की सूरत में टैक्स, वो अभी भी लेगी। ठीक है, लेकिन ये 2 बड़े इजाफे हुए हैं, एक पहले हुआ और एक अब। तो क्या ये IMF के साथ हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उसी वजह से अब है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी ये उसकी कमिटमेंट्स थी जिनकी वजह से ये इजाफे करने पड़े हैं। देखिए IMF की तो हमेशा से कंडीशन होती है और पाकिस्तान पे हमेशा से दूसरे पाकिस्तान के हर मालिक में जो तेल की कीमतें हैं उस पर टैक्स लिया जाता है। आप बहुत सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उधर भी आप देखें तो पेट्रोल पंप्स पे कीमतें बढ़ गई हैं। इंडिया बांग्लादेश में तो कीमतें पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। IMF का जो पिछला मुआहदा था उसमें भी PDL को शायद ₹50 करने की बिल्कुल कमिटमेंट थी और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो रुपए की पैरिटी और ऑयल के हिसाब से होती हैं। फिर इसके बाद पिछली हुकूमत का तो मुआहदा आई थिंक ख़त्म हो गया और अब नया मुआहदा शुरू हो गया है और नया मुआहदे में जहाँ तक मुझे इल्म है वो ₹60 PDL की कमिटमेंट है, जिसमें से पेट्रोल पे तो ₹60 हुकूमत ने कर दिया है, डीजल पे ₹50 है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई मुनासिब वक्त पे डीजल पर ₹10 टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये IMF की कंडीशन जरूर है, ये पिछले मुआहदे में भी थी और इस मुआहदे में भी है। ठीक है, और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? ये मजीद इजाफा हो सकता है या कीमतों में कोई बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? अब देखिए ये ट्रेंड पे डिपेंड करता है रुपया कहाँ जाता है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कहाँ जाती हैं। अब रुपया तो जरा मजबूत हो रहा है मगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो 15 दिन के बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगले 15 दिन में ट्रेंड क्या होता है। अगर रुपया मजबूत हो गया और कीमतें आलमी मार्केट में नहीं बढ़ी तो शायद कुछ गिरावट भी हम देख सकते हैं अगली फोर्टनाइट में, मगर इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी परेशानी पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरे ममालिक हर जगह ये परेशानी में इजाफा करता है क्योंकि बेशतर ममालिक ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अब सारे जो मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने फार्मूला तय कर लिया है कि जिस तरह इंटरनेशनल प्राइस चलेगी उसी तरह हम कीमतों को बढ़ाया करेंगे। तो अनलेस रुपए में बहुत ज्यादा अगर हम देखें इस हालात पे मुल्क है और जहाँ पे हमारा डेफिसिट है उसमें या तो हुकूमत सफ़र करे या अवाम सफ़र करें या जो अमीर तबका है वो ज़्यादा टैक्स दे के सफ़र करे। ये 3 ही हल हैं, या तो ये तीनों हो जाएं या फिर ये हो जाए कि सिर्फ टैक्स इतना हम बढ़ा लें कि जो पेट्रोल और डीजल पे जो है वो टैक्स। ठीक है, और सुहेल साहब आपको लगता है कि निगरान हुकूमत के पास कोई फिस्कल स्पेस है इस मामले के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, कि या रिलीफ दे सकते थे या दे सकते हैं आने वाले दिनों में? मैंने कहा जो हालात हैं पाकिस्तान में जितना खसारा है उसमें 3 ही चीजें हो सकती हैं कि अवाम बोझ बर्दाश्त करे या हुकूमत बहुत ज्यादा सेविंग कर ले खर्चों में या अमीरों से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये जो शॉर्ट टर्म है केयर टेकर हुकूमत के पास तो कुछ माह है उसमें ये होता हुआ नहीं लग रहा। तो आपके सवाल का जवाब के कोई ऑप्शन है तो मेरे ख्याल में शॉर्ट रन में तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि रुपया मजबूत हो जाए और सिवाय इसके कि जो आलमी तेल की कीमतें जो $94 हो गई हैं उसमें एक सब्सटेंशियल गिरावट हम देखें। ठीक,
मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी इन जो कीमतों में इजाफा है ये हमारी मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होगा। इस ब्रेक के बाद आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, खदशा है कि महंगाई का एक सुनामी आ जाएगा और इसके हमारी मईशत पर क्या असरात होंगे, खासतौर पर ऐसे मरहले पर जबकि हमारी मईशत रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये बड़े इजाफे हम देख रहे हैं, एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन निगरान हुकूमत के कुछ दावे और तसल्लियां भी हैं। आपको लगता है कि जब हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे थे तो इतने बड़े बड़े इजाफे हो रहे हैं, तो मामलात निगरान हुकूमत के कंट्रोल में हैं? रहमान साहब, अभी हम देख लेते हैं कि इस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई है और शॉर्ट रन में क्या किया जा रहा है। सो पहली तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ आवर एनर्जी प्राइसिंग, जो लोगों को इस वक्त तकलीफदेह साबित हो रही है। पर कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह रुपए की कदर जो है उसको, स्मगलिंग को और जितनी अनटूवर्ड ये इलीगल एक्टिविटीज हैं, होर्डिंग है, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट, तीनों चीजों को किसी तरह संभाला जाए। और संभाला इस तरह जाए कि आप मॉनिटरिंग करें, आप क्रैकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल करें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस यूज करें। इन सब चीजों का एक इफेक्ट जरूर आ रहा है। तो थोड़ी सी रुपए की कदर जो है उसको आपने जब मार्केट को कर्व किया, जो एक ग्रे मार्केट, इलिसिट मार्केट थी, तो वहां पे देखा। इसके अलावा इस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो हैं वो बनाए जाएं। तो एक SIFC एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। बिजली की चोरी भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, गोल्ड की जो मार्केट है उसको फिर लाना इन दी जिसे आप कहेंगे फॉर्मल सेक्टर। सो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। फिर हम एक IMF के चूंकि दायरे कार में हैं तो कोई बहुत ज्यादा सब्सिडी की उम्मीद नहीं है। तो आपने देखा कि जो एनर्जी की प्राइसिंग है वो बिजली की भी बढ़ी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी बढ़ी है और एक और बढ़ने जा रही है मेरा ख्याल है गैस की। ये है एक ओवरऑल इस पर कॉन्टेक्स्ट। लोगों के लिए ऑफ कोर्स दे फील द पिंच बिकॉज दे फील के कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल कीमतें भी जरूर ऑयल की बढ़ी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रुपए की कदर की जो वीकनेस है ओवर द लास्ट 6 months 12 months वो भी प्ले इन कर रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए है हाई स्पीड डीजल पे और 60 रुपए है पेट्रोल पे, सो वो भी प्ले इन कर रही है। ये एक ओवरऑल सा कॉन्टेक्स्ट है। इन्फ्लेशन अभी भी ऑन द हायर साइड है और अभी सितंबर में भी ऐसा नहीं लगता कि। लेकिन मुझे खाकान नजीब साहब, ये जो एनर्जी की प्राइसेस हैं ये जिस तरह से बढ़ रही हैं, हमारी जो मैशत है वो रिकवर कर रही है या कोशिश हम कर रहे हैं, बड़ी वल्नरेबल पोजीशन के अंदर है, हम ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अब ये बढ़ती हुई कीमतें उस हमारी मैशत पर किस तरह से असरअंदाज होंगी? रहमान साहब, एनर्जी इज द एशलीज हील ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रही है, लोगों का सुकून भी अफेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट कर रही है। ये तो मैं जी कि एनर्जी सेक्टर को आप जिस तरह चला रहे हैं वो उस तरह नहीं चला सकते। लेकिन कुछ तो शॉर्ट रन के चैलेंजेस हैं जिसमें चोरी को रोकना, ये आई थिंक इट्स अ गुड साइन, एक सिग्नल है स्टेट की तरफ से कि हाउ डज द स्टेट वांट टू प्ले दिस आउट। फेयर इनफ, आप ये जरूर कीजिए, बट असल बात तो ये है ना कि फैसले तो कलीदी करने के हैं। वो क्या फैसले हैं? वो ये है कि एनर्जी मिक्स क्या होगा, आप थर्ड कोल को कब इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो गैस प्राइवेट सेक्टर में जा रही है जो कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को 30-35% पे है और जो हमारे घरों में आती है वो 20% एफिशिएंसी पे है, इसको कब डाइवर्ट करेंगे टू द पावर सेक्टर? आप प्राइवेटाइजेशन या प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ डिस्कोस कब करेंगे? आप स्टेट का फुटप्रिंट इस काम से कब निकालेंगे? आप सीपैक की जो मायदे हैं जो 2015 के बाद आई थिंक 15, 16 या 17 ऐसे मायदे जिनकी डेट रीप्रोफाइलिंग है वो कब करेंगे? अब मैंने आपके सामने बहुत सी चीजें रखी हैं, देखिए ये आपको करनी पड़ेंगी, इसके बगैर एनर्जी सेक्टर आप नहीं संभाल सकते। फिर आपको एनर्जी मिक्स को इन द मीडियम टर्म तब्दील करके अपने आबी ज़खायर, अपने सूरज के ज़खायर, अपने हवा के ज़खायर, इन पे लाना पड़ेगा।
अब इसके लिए मैं फिर कहता हूँ अपनी सोच बनाइए, एक तो रिलाई ना कीजिए आउटसोर्स थिंकिंग पे। थिंकिंग हैज टू कम डाउन टू पावर डिवीजन, इट हैज टू हैव पीपल, एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल लाइए जो अगले 5 साल एक कंसिस्टेंट हो और वो ये काम बैठकर करें। प्राइवेटाइजेशन में एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल लाइए जो कंसिस्टेंटली बैठकर ये काम करें। बजट रिफॉर्म में एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल लाइए जो ये काम बैठकर करें। अब वक्त यही आ गया है कि ये काम जो करने वाले हैं ये हम करें। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लिख देना, आप यकीन करें, आप इन मिनिस्ट्रीज में जाएं, किताबें भरी हुई हैं ऐसी पॉलिसीज की जिनके कुछ जुज़ियात मैंने बिल्कुल ठीक। मगर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आने वाले दिनों में आपकी असेसमेंट क्या है? क्या कीमतें, ये जो एनर्जी प्राइसेस हैं, ये और बढ़ सकती हैं या फिर हम कोई बेहतरी की उम्मीद भी रख सकते हैं? इसका कलीदी इस वक्त ताल्लुक एक तो इंटरनेशनल मूवमेंट से, चलें वो तो हम इन द शॉर्ट रन नहीं संभाल सकते। पर रहमान भाई, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है और ये सवाल हमें इस वक्त पॉलिसी मेकर्स के सामने रख देना चाहिए। इसका दूसरा बड़ा ताल्लुक है कि आपकी जो करेंसी की मूवमेंट है वो कैसे प्ले आउट करेगी। हमने बहुत अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके एक इलीगल मार्केट को कर्व किया, बट असल प्रॉब्लम कहीं और है। वो है कि आपकी जो इंटरबैंक की मार्केट है, जो फॉर्मल मार्केट है, उसकी अपनी लिक्विडिटी, जैसे कमर्शियल फ्लोज बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लोज बनाने हैं। 8 अरब डॉलर तक इस वक्त भी हमें अभी फाइनेंस लाना है नया इस साल में। अगर ऑल इन ऑल देखें तो 24.5 अरब डॉलर का हमें डेट रीपेमेंट प्लस जो हमारा मार्कअप है वो है 5-6 अरब डॉलर का बनेगा हमारा करंट अकाउंट। अब जब मैं इस सब को देखता हूं तो 8 अरब डॉलर तो अभी भी हमें नया जरूरत है। अगर ऑल इन ऑल हम देखें चीजों को जो हमें फाइनेंस करना है, जो हमारे डेट पेमेंट्स हैं, सो ये सारा डिपेंड करेगा कि क्या लिक्विडिटी क्रिएट होती है इंटरबैंक में। एक चीज याद रखिए कि जब IMF का प्रोग्राम जुलाई में किया था, ईमान साहब, हमारे जो स्टेट बैंक के ज़खायर थे वो 8.7 बिलियन डॉलर्स के हैं। एज आई स्पीक विद यू टुडे ये ज़खायर गिरकर 7.6 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं। वी हैव लॉस्ट 1.1 बिलियन डॉलर्स इन डेट रीपेमेंट्स। पाकिस्तान जब तक अपनी लिक्विडिटी इंटरबैंक मार्केट में ठीक नहीं करता तो इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान की करेंसी को तकवीयत देगा इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन से मतलब 3-6 महीने की अब बात हम कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी प्राइसिंग को भी तकवीयत देगा, बिकॉज आपके रुपए की कदर जो है वो उस तरह वीकन नहीं होगी। ये रियल टास्क है बिटकॉइन। ठीक है। और लास्टली मुझे बताइएगा, मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम जरा कम है, महंगाई के हवाले से क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि अभी ये जो इन्फ्लेशन है यहाँ पर, अब ये महंगाई का एक तूफान जो है वो आएगा, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कहाँ पर जो है वो हम कोई आम आदमी के लिए कोई एक फिस्कल रिलीफ जो है वो दे सकते हैं उसे? 2-3 चीजें। एक तो ये कि मॉनेटरी फिनोमेना है, एक महंगाई के बहुत से पैसे जो हैं वो थोड़े गुड्स को चेज कर रहे हो, तो ये एक मॉनेटरी फिनोमेना है बहुत ज्यादा इस वक्त। ये बात दुरुस्त है कि करेंसी इन सर्कुलेशन और मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई है जिसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं, बट उसको कंस्ट्रेन करने के लिए इस वक्त एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन की जा रही है। बट एक चीज याद रखिए कि जो हमारा फिस्कल खसारा है ये बहुत बड़ा जुज़ है इस चीज का कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो मुल्क में होती है। सो एक तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक देना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना चाहिए, डेवलपमेंट भी और नॉन डेवलपमेंट भी। ये महंगाई पे एक अच्छा असर करेगा। फिर दूसरी चीज ऑफ कोर्स ये है कि अगर डॉलर लिक्विडिटी इंप्रूव करती है, डॉलर में थोड़ा सा इस्तेहकाम आता है, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है आपकी, आप उसको संभाल सकते हैं। फिर जो सबसे बढ़ के चीज है कि आप मुल्क की जो इस वक्त सप्लाई है उसको कैसे संभालते हैं इन शॉर्ट रन, और ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। कॉटन अच्छी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। आई एम होपिंग कि जो बाकी क्रॉप्स हैं वो इन इकदाम आपको लगता है फायदा हो सकता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, बात कर रहे थे मुल्क की जो मईशत है उसके हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।